हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा है। प्लेन की कंप्लीट प्लेन की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो प्लेन को डिवाइड किया हमने कई सारे पॉइंट्स में। यहाँ सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जनरली हमारे ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे और एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड लाइन ये हमारे सिलेबस से हट गया है। तो बचे हैं हमारे पास में ये 5 पॉइंट्स। तो प्लेन की क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से हम देख रहे हैं। प्लेन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, लाइन के बारे में सोच के देखिए। लाइन को हमने कैसे डिटरमाइन किया था। एक लाइन को तब डिटरमाइन किया था जब एक फिक्स पॉइंट दे रखा था, वहाँ से लाइन पास हो जाती थी और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था। उस पैरेलल वेक्टर के पैरेलल थी लाइन और एक फिक्स पॉइंट से पास हो जाती थी। यहाँ पर अगर हम प्लेन को डिटरमाइन करना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है, अगर आप प्लेन की बात करें तो सपोज प्लेन हमेशा ये क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लेन की बाउंड्री यहाँ तक दे रखी है, तो क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लेन है। ये भी क्या है, प्लेन। केवल दो पकड़ रखा है मैंने, तो प्लेन हो ही नहीं सकता था। प्लेन आपका ये है, इस तरह से ये। तो अब प्लेन की अगर हमें ये बोला जाए कि यहाँ एक वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर के पैरेलल है ये प्लेन, तो ध्यान से देखो कि ये इस समय बाकी में पैरेलल है। लेकिन अगर मैं प्लेन को ऐसे कर दूँ तो अब भी पैरेलल है, अब भी पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। बहुत सारे हमारे प्लेन बन सकते हैं इस प्लेन के पैरेलल। तो प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर दे रखा है और हमसे कहा जाए कि डिटरमाइन कीजिए, फिक्स कीजिए प्लेन को, तो नहीं कर सकते, जैसा कि लाइन में किया था। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और अब वो प्लेन बताइए जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो अब देखें, अब आपका क्या है, ये प्लेन फिक्स हो गया है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो अब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर अगर इस समय केस में रहेगा तो अब प्लेन आपका फिक्स हो गया है। तो प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, जिसको कि हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये बात, पैरेलल वेक्टर नहीं चाहिए, पैरेलल वेक्टर लाइन में चाहिए था और प्लेन के अंदर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो अब हमने उसको कई अलग अलग तरह से डिटरमाइन किया है। आपके ऊपर 3 तरह से क्लासीफाई किया है कि अगर हमें ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है तो हम प्लेन के कुछ निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट और उसका नॉर्मल दे रखा है, प्लेन का नॉर्मल जरूर दिया जाएगा तीनों केस में, तो हम प्लेन की कुछ निकाल सकते हैं। और अगर प्लेन का नॉर्मल नहीं भी दे रखा है तो नॉर्मल बना सकते हैं अगर वो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो जाता है। और 3 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन में ना हो। एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स नहीं हैं तो वहाँ से भी एक प्लेन पास हो जा सकता है। तो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी क्रॉस ए सी करके हम वेक्टर निकाल लेते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले देखते हैं हम ये नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब जैसे नाम से बता रहा है, यहाँ एक नॉर्मल देखा होगा, ओरिजिन से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये एक प्लेन है, आपने ये इस तरह से प्लेन बनाने की कोशिश की हमने। 2D में 3D फिगर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, अच्छे से समझ में आता नहीं है। मान लो कि यहाँ पर एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से दिखाई दे रखे हैं और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओ से हमने प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है ON और एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है आपका, ये आपका है एन कैप। एन कैप क्या है, इस वेक्टर के ये जो फुट ऑफ ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो हमारा है ON, उसके अलावा यूनिट वेक्टर है एन कैप। और इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मान लिया हमने डी डिस्टेंस पर है, एक्चुअल डी। ओरिजिन से प्लेन तक का एक्चुअल डिस्टेंस डी है। ये डी एक्चुअल डी और स्केलर डी, ये डिफरेंस हम अपना सीखेंगे। और अब देखें, इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। इस प्लेन पे कहीं भी एक पॉइंट यहाँ सपोज हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P X Y Z, एक आर्बिट्री पॉइंट P पॉइंट्स ले रहे। तो अगर P को मैं अगर N से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो आपको ये एंगल 90 का नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि 2D में हमने फिगर बनाया है। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, 90 का। चाहे P को मैं यहाँ ले लूँ, अब भी PN जो बनेगा वो ON के परपेंडिकुलर होगा। और यही इसका गिस्ट है, यही हमें पकड़ना है कि अगर एक प्लेन आपका है, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर N, और यहाँ कहीं भी P पॉइंट्स ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, और P और N को अगर ज्वाइन करेंगे तो PN वेक्टर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा प्लेन पर। और PN वेक्टर हमेशा क्या होगा, इस ON के परपेंडिकुलर होगा। ON ओरिजिन अगर यहाँ पर है, N पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो PN वेक्टर हमेशा ON के परपेंडिकुलर होगा। चाहे PN आप ऐसे लें, ऐसे लें, ऐसे लें, हर केस में क्या होगा, PN परपेंडिकुलर होगा ON के। यही बात हमारी मेन बात है जो सभी फॉर्म में यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, PN और ON अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, हर जगह ये यूज करना है। PN और ON का डॉट प्रोडक्ट 0, उससे प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, P का लोकस निकल जाएगा कि लेट P X Y Z बी एनी आर्बिट्री पॉइंट
सच दैट कि P और N OP इक्वल टू वेक्टर आर, इसको इससे ज्वाइन कर गए, OP इक्वल टू वेक्टर आर। अब जरा NP निकालना है तो NP क्या होगा, NP आपका होगा OP माइनस ON, और OP कितना है R माइनस ON। ON देखें, ON क्या होगा, ON वेक्टर की लेंथ आपको पता है D डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना D है, और ON के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमने n कैप माना है, तो हो जाएगा D टाइम्स ऑफ n कैप, ये हो जाएगा ON, तो D टाइम्स ऑफ n कैप। अब ध्यान से देखो NP हमने निकाल लिया, NP P का लोकस निकालना चाहते हैं तो हमने बताया था कंडीशंस कि हमेशा क्या होगा, NP परपेंडिकुलर होगा ON के, तो NP परपेंडिकुलर होगा ON के, ये एक कंडीशन है। तो यहाँ से इनका मतलब क्या हुआ कि NP डॉट ON, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा प्लेन है, ये यहाँ हमने ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ डाला, उसका फोटो परपेंडिकुलर, सपोज यहाँ पर N है, P पॉइंट यहाँ लो, P चलो यहीं ले लो, स्पोर्ट्स का P, और N और P को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट्स आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरह का एक लाइन सेगमेंट्स दिखाई देगा, और ये Pn वेक्टर हमेशा इस ON के परपेंडिकुलर होगा, चाहे P यहाँ पर हो, यहाँ हो, तो ON डॉट Pn इक्वल टू 0, ON डॉट Pn इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर जाओ, NP की वैल्यू कितनी निकल के आई है, NP की वैल्यू रही R माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इक्वल टू 0, ON की वैल्यू है डी एन कैप, D इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ लेंगे तो ये R डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। यहाँ हम बोल रहे कि D इज नॉट इक्वल टू 0, D तो यहाँ से और इनसे यहाँ तक का डिस्टेंस है, 0 नहीं हो सकता, D से डिवाइड करके हैं, तो ये R डॉट एन कैप माइनस D। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप, ये हो जाएगा एन कैप का मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1, ये निकल के आ जाएगा कितना 1। अब 1 निकल के आएगा तो ये 1 हो गया इक्वल टू 0, तो R डॉट एन कैप इक्वल टू D, ये वेक्टर की इक्वेशन निकल के आ गई, आपकी R डॉट एन कैप इक्वल टू एक्चुअल D। अगर यहाँ पर हम वैल्यू रख जाएं, ये तो आपके वेक्टर की इक्वेशन है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है। अगर इसमें रख जाए पुट R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड एन वेक्टर, एन के प्लेस पर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, क्या कर दिया हमने, ये एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस मान लिया LMN है, तो डायरेक्ट सीधे सीधे ऐसे रख दिए। तो अगर रख देंगे तो क्या आएगा, ये R के प्लेस पर रखा है तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू D। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एक्चुअल D। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। प्लेन की इक्वेशन हमारी होती क्या है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन हमारी एक्स वाई जेड में सिंपल लीनियर इक्वेशन निकल के आती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एक्चुअल D। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये LMN उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो यहाँ पर D जो दे रखा है वो एक्चुअल D होगा, लेकिन हमेशा ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी चीज़ होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो हमेशा प्लेन की इक्वेशन AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू स्केलर D में मिलता है। अब ये क्या बात है, आगे समझ में आएंगी। अब देखें कुछ इसको क्वेश्चन देख लें। अभी तक हमने समझा है नॉर्मल फॉर्म, एक प्लेन दे रखा है और ऑरिजिन से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एक्चुअल D, और ऑरिजिन से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर n। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, R डॉट एन कैप इक्वल टू एक्चुअल D। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है, एंड फ्रॉम द ऑरिजिन से, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, उसका नॉर्मल वेक्टर ये दे रखा है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, R डॉट एन कैप इक्वल टू एक्चुअल D। तो हमें एन कैप निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन होगी R डॉट एन कैप इक्वल टू एक्चुअल D। अब एन कैप कैसे मिलता है आपको, एन कैप आपको मिलेगा वेक्टर n अपॉन वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। तो रख जाओ इसमें सीधा सीधा, ये R डॉट
एन कैप आपका आएगा ये 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 36 इक्वल टू एक्चुअल डी आपका है 7। तो ये प्लेन की इक्वेशन निकल के आई, आर डॉट एन कैप इक्वल टू एक्चुअल डी, और इनसे प्लेन तक का डिस्टेंस 7 है। नॉर्मल वेक्टर आपका ये है, उसका यूनिट वेक्टर बना दिया हमने डिवाइड करके। लेकिन ऐसे कभी प्लेन की इक्वेशन को छोड़ा नहीं जाएगा। प्लेन की इक्वेशंस को हमेशा सॉल्व करके आर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k, और इसकी सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा ये 25 और ये 30, 25 10 होता है 35 होता है 34 रह गया, 34 और 36 कितना 30 70 हो गया ये। तो 7 रूट 70 ये निकल के आया। तो प्लेन की इक्वेशन हमेशा चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, यहाँ 4 फॉर्म दे रखी है, चारों फॉर्म में किसी फॉर्म में दी जाए, अल्टीमेटली निकल के क्या आती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू एन कैप नहीं आर डॉट एन इक्वल टू स्केलर डी। ये स्केलर डी है, यहाँ पर हमारा क्या है स्केलर डी 7 रूट 70। ये था 7 क्या था एक्चुअल डी का मतलब ओरिजिन से प्लेन तक का एक्चुअल डिस्टेंस। ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कभी भी आप ये रूट में जो क्वांटिटी है उसको लेकर आप इधर ही आ जाएंगे, तो ये हमारा जो वेक्टर एन कैप था, एन कैप बचेगा ही नहीं, हमेशा वेक्टर एन रहेगा। तो प्लेन की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी, आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू स्केलर डी क्या है यहाँ पर स्केलर, और ये हमारा था एक्चुअल डी। जब भी एन कैप होगा तो एक्चुअल डी, अगर एन कैप नहीं है वेक्टर एन है तो स्केलर डी। कई बार ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस पूछते हैं, इसमें पूछा जाएगा हमसे अगर ये दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे रूट 70 से, तो 7 इज द एक्चुअल डी। अब तो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आर के प्लेस पर और एन के प्लेस पर वैल्यू रख के हमने सॉल्व किया था, कार्टेशियन में लेके आए थे, ऐसे क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 3, इसको कार्टेशियन में चेंज करना है। तो कार्टेशियन चेंज करना है तो आप देखें बड़ा आसान है। अगर यहाँ देखें इस तरह से आर डॉट ये दिया हुआ तो इक्वेशन निकल के बस इनके आई जे के प्लेस पर क्या आ जाता है एक्स वाई जेड आ जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ भी हमारा क्या आएगा कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आएगी, वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। कैसे रख के देख लेते हैं, पुट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी में रख जाओ। हमें ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, हमें कार्टेशियन में चेंज करना रख जाएं तो क्या आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे आई डॉट आई बन हो जाता है एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सब हमारे डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हैं 0 होते हैं, बाकी अगर और किसी कम्बिनेशन करेंगे तो 0 आएगा। आई के आई डॉट के साथ 1, जे की जे के साथ जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये आ गया। और जेड किसके साथ करेंगे तो माइनस जेड, यहाँ माइनस जेड आएगा इक्वल टू 2। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड हमेशा किस फॉर्म में आती है, अभी हमने जो यहाँ लिखा था ये कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू स्केलर डी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू। प्लेन की इक्वेशन किसी फॉर्म में दे रखी हो, लेकिन अल्टीमेटली घूम के कार्टेशियन में वो हमेशा इस फॉर्म में आती है, और वेक्टर में हमेशा आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू स्केलर डी इस फॉर्म में आती है। आप देखें तो केवल 2 ही फॉर्म है प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म ये है और वेक्टर फॉर्म आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू स्केलर डी, ये फॉर्म है। किसी फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद में ये आ जाएगा। अब 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट क्या दे रखा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक फिक्स पॉइंट जहाँ से प्लेन पास होके जाता है। सपोज एक पॉइंट है आपका x1 y1 z1, यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट से प्लेन पास हो जाता है, और ये प्लेन तो यहाँ से तो बहुत सारे प्लेन पास हो जाते हैं। तो क्या दिया जाएगा, एक अगर पॉइंट दे रखा तो बात अधूरी है, हमें क्या दिया जाएगा, एक नॉर्मल जरूर दिया जाएगा, एक नॉर्मल वेक्टर ये दे दिया गया। अगर ये नॉर्मल वेक्टर दे दे तो प्लेन आपका कैसा है, हाँ ऐसा प्लेन हो सकता है। अगर नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं चेंज कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो अब ये प्लेन को हमें क्या करना, थोड़ा सा और इसको ऐसे करना पड़ेगा, अब प्लेन ऐसा हो जाएगा। अगर इस नॉर्मल वेक्टर को मैं ऐसे कर दूं इस तरह से, और इसी पॉइंट से प्लेन पास हो जाता है, तो प्लेन फिर किस तरह का होगा, प्लेन आपका कुछ इस टाइप का होगा, जिससे कि ये इसके परपेंडिकुलर कहलाए। अब ध्यान से देखो, अगर आपको एक नॉर्मल वेक्टर एन दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है आपको ए है कहीं ए यहाँ दे रखा है आपको क्लासमेट ए, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, और ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, वेक्टर एन दिया हुआ है, वेक्टर ए और एक पॉइंट ए दिया हुआ है। भाई 2 चीज़ गिवन है, पॉइंट ए और वेक्टर एन, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो करना क्या आपको, और इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, तो इस प्लेन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, पी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। तो ए और पी को अगर ज्वाइन करेंगे तो ए पी वेक्टर तो आपको इस तरह से बनेगा, और नॉर्मल वेक्टर आपका ये है। तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, हमेशा ए पी के
ए पी के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये नॉर्मल वेक्टर ये है तो ए पी के परपेंडिकुलर होगा। अगर नॉर्मल वेक्टर में अगर इसको मान लूँ ये जो है, और पी पॉइंट अगर यहाँ ले लूँ, पी पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो ये ए पी वेक्टर ऐसे बनेगा। तो ए पी अब भी क्या होगा, ए पी अब भी इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ए पी हमेशा नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ए पी डॉट एन इक्वल टू 0, यही प्लेन की इक्वेशन है। यही इक्वेशन तो करें फटाफट। सपोज अगर हमें दे रखा है ये इस तरह से एक प्लेन दिया हुआ और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है ए, एक फिक्स पॉइंट है ए, और ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से अगर हमने ज्वाइन करा लिया ये, तो बन गया वेक्टर ए। ए पॉइंट फिक्स पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास होकर जाता है। और अगर यहाँ पर देख लें इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर वेक्टर एन, परपेंडिकुलर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन पे यहाँ 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 कहीं भी अगर आपने यहाँ भी ले लिया है, सपोज यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लें, कहीं भी आप अगर एक पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट एक्स वाई जेड, तो पी को ए को पी से ज्वाइन कर दें, तो ए पी जो वेक्टर बनेगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर एन के परपेंडिकुलर होगा। तो लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन प्लेन पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, सच दैट इस तरह से कि ए पी जो बनेगा हमेशा क्या होगा, ए पी तो हम निकाल लेंगे, ए पी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एन के। वेक्टर एन गिवन है, पॉइंट ए गिवन है, पी हमने कहीं भी ले लिया, ए पी बना लिया वेक्टर। ए पी वेक्टर हमेशा वेक्टर एन के परपेंडिकुलर। ए पी का मतलब क्या हुआ, आर माइनस ए। ए पी क्या होगा, ए पी मीन्स ओ पी माइनस ओ ए। ओ पी कितना है, ओ पी, इसको ज्वाइन कर दो उसे, ये हो गया ओ पी आर माइनस ए। और ए पी अगर परपेंडिकुलर है इसके तो क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ए पी हम लिख दें यहाँ पर कि ए पी परपेंडिकुलर वेक्टर एन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। ये निकल के आया और यहीं से निकल के आ गया आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू ए डॉट एन। लेकिन इस तरह की चीज़ों को भी हम यूज़ नहीं करते। हमने लिखा तो है आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, क्योंकि ए डॉट एन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक स्केलर नंबर निकल के आएगा। फिर से वही कहानी पहले जो हम बात कर रहे थे कि आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू स्केलर, ये वेक्टर, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब तो यहाँ देखें जरा, ये निकल के आ गया। कार्टेशियन में बात करनी है तो इसमें रख जाए, इसी में रख जाए यहाँ पर, ये नंबर 1 अगर इसमें रख जाए पुट आर इक्वल टू वेक्टर आर के प्लेस पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए आपका एक फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो हो जाएगा x1 i y1 j और z1 के। रख जाएं आप यहाँ पर, अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ये x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप। मैंने एक स्टेप बचाया है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लिया है। इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा है डॉट वेक्टर एन आपने ले लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इसका टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इसका टू 0। ये जो सारी बात चल रही है ना आज की क्लास में, ये बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आती है, और मैं भी आपको नहीं समझा सकता इस एक क्लास के अंदर। 30 से 35 मिनट क्लास में नहीं समझ सकते हैं, हमें इसको ख़त्म करना है। हम इसका एक ज़रूर एक अगला एक वीडियो और लेंगे, और अच्छा से एक बड़ा सा वीडियो लेंगे 1 घंटे का, जिसमें डिटेल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को दोबारा से करेंगे। जितना समझ आ रहा है समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लेन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म में x1 y1 z1 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होती है, जहाँ पर ए बी सी क्या है, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है। प्लेन के डायरेक्शन रेशो नहीं होते, डायरेक्शन रेशो होते हैं किसी लाइन जैसी चीज़ के, नॉर्मल जैसी चीज़ के, वेक्टर के डायरेक्शन रेशो। ए बी सी क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। अगर यही एक प्लेन है तो ये प्लेन हमारा पास होता है किससे, इस पॉइंट से x1 y1 z1 से, और ये उसका वेक्टर है वेक्टर एन। इस वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशो है ए बी सी। तो प्लेन हमेशा एक ही बात बताएगा, उसके प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है, ये नहीं बताएगा कि वो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है। यहाँ तो आप बोल सकते हैं कि x1 y1 z1 से पास होकर जा रहा है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो हमेशा लिखा जाता है r डॉट एन इक्वल टू स्केलर डी।
प्लेन की इक्वेशन। जैसे तो यहाँ देखते हैं, यहाँ में दे रखा है कि एक फिक्स पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्रीन पर है, 1 0 -2 से प्लेन पास हो जाता है और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, i + j - k। अगर ये सारा बवाल समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, सीधा समझिए कि एक पॉइंट दे रखा है 1 0 -2 और एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, हमें प्लेन की इक्वेशन पूछी जा रही है। तो एक पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से वेक्टर बन जाएगा वेक्टर a i + 0 × j - 2k और वेक्टर एंड ये है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये रही प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ये r डॉट वेक्टर n = a डॉट n। तो r डॉट वेक्टर n आपका ये रहा i + j - k और a कितना है i - 2k डॉट i + j - k। इनको सॉल्व कर लीजिए, r डॉट i + j - k और जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i डॉट i 1 0, ये तो 0 हो गया और -2k की किसमें करेंगे तो प्लस का 2 तो 3 आ गया। तो r डॉट i + j - k = 3। प्लेन की इक्वेशन हमेशा अल्टीमेटली चले हम कहीं से भी आएगी यही। ये क्या निकल के आया, ये r डॉट वेक्टर n = स्केलर d। एक्चुअल d अगर यहाँ एक्चुअल d होगा तो ये n कैप होगा, यहाँ n कैप है तो ये एक्चुअल d होगा और सीधा सा है। तो प्लेन की इक्वेशन हमेशा ऐसे आती है। प्लेन की इक्वेशन हमेशा एक बात बताती है, लाइन की इक्वेशन 2 बात बताती थी, प्लेन एक बताता है। प्लेन की इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में मिलेगी तो ये नहीं पता लगेगा कि ये 3 क्या है। हाँ, 3 ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस हो सकता है अगर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं √3 से। √3 से डिवाइड करेंगे तो n कैप बन जाएगा और √3 से डिवाइड होगा तो 3/√3 क्या है, ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस। ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस। प्लेन की इक्वेशन अगर ऐसे मिलेगी तो केवल एक बात बताएगी, ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। साथ साथ ये भी उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं। उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशो में 1 1 -1, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, i + j - k। तो प्लेन की इक्वेशन में उसका नॉर्मल वेक्टर लिखा होता है। ये नहीं पता लगता कि वो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है। और ये 1 0 -2 से पास हो जा रहा था, लेकिन ये यहाँ कहीं पता लगता नहीं है, हमें इक्वेशन हमेशा ऐसी मिलेगी। अब अगर ये दे रखा है और हमसे पूछा जाए इसको कार्टेशियन में चेंज कीजिए तो बड़ा आसान है। तो पुट r = xi + yj + zk। अगर यहाँ रख जाएंगे xi + yj + zk डॉट i कैप + j - k = 3। तो i डॉट i x + y - z = 3। कुछ नहीं किया, इससे सीधा डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, बस r को हटा दिया है, i j k के प्लेस पर x y z लिख दिए हैं, तो ये कार्टेशियन में प्लेन की इक्वेशन बन गई। प्लेन की इक्वेशन ऐसे आती है। अब हमें बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर एक प्लेन आपको दे रखा है ax + by + cz + d = 0 तो +d या = d, तो उस प्लेन पर हमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, हमने यहाँ कवर नहीं किया था, यहाँ हम कवर कर रहे हैं। उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस प्लेन पर तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pm की वैल्यू क्या होगी, ax1 + by1 + cz - d/this। कैसे, सपोज हमारे पास में यही एक प्लेन दे रखा है और हमसे पूछा जाए ये प्लेन की इक्वेशन यही है, कौन सा है प्लेन, ये x + y + z - z = 3। और हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, चलो एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं 1 2 3 और इस 1 2 3 पॉइंट से एक प्लेन है आपका, यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमसे पूछी जा रही है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपका, ax1 + by1 + cz1 - d/√a²b² c²। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में पढ़ा था, लाइन के केस में पढ़ा था, वहाँ पर z नहीं था। तो अगर निकालना है इस केस में तो कैसे निकलेगा आपका, ये d निकाल दीजिए, x1 y1 z1 ax1, तो यहाँ पर आएगा x के प्लेस पर x1 1 1 + 2, ओहो ये तो 3 0 और -3 ये इधर घूम के आएगा और √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया 9। तो ये तो हो गया आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये -3/√14 और मॉड से हटाएंगे तो आपका आंसर आ गया 3/√14। 3/√14 क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस। ये टॉपिक हमारा यहाँ कवर नहीं था तो हमने अलग से किया। और अब 3 पॉइंट फॉर्म, अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं, एक लाइन में नहीं है,
तो वहाँ से एक प्लेन पास हो जा सकता है। एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, ए बी यहाँ दे रखा है और सी इसी लाइन में नहीं है। सी सपोज यहाँ पर है, सी पॉइंट, तो उससे कौन सा प्लेन पास होगा? अरे ये बोर्ड, वाइट बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम ये? अभी एक पॉइंट से तो हम निकालना जानते थे, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशंस अभी हमने देखी थी, लेकिन वहाँ पर हमें चाहिए था एक नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? ए को बी से ज्वाइन कर लीजिए, ए बी वेक्टर आ गया। ए को सी से ज्वाइन कर लीजिए, ए सी वेक्टर आ गया। और अब ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए बी क्रॉस ए सी, ये वाला वेक्टर निकल के आएगा, जो ए बी और ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में हमने पढ़ाया था। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है जिस प्लेन में ए बी और ए सी दोनों रहते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर आपको ऐसे मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर कैसे? ए बी क्रॉस ए सी, और ए से तो पास होके जाता है। अब ए बी सी कोई से ले लो पॉइंट, तो ए पॉइंट से पास होके जाता है। और नॉर्मल वेक्टर एन कैसे बना आपका? ये एन आपका यहाँ बना, वेक्टर एन बन गया ये ए बी क्रॉस ए सी। कहीं से बना लो, बी ए क्रॉस बी सी कर लो, सी ए क्रॉस सी बी कर लो, कोई से बना लो। तो वेक्टर एन ऐसे मिलेगा, एक पॉइंट तो आपके पास है ही, तो प्लेन की वन पॉइंट फॉर्म जो हमने पढ़ा था वहीं से निकल के आएगा। इक्वेशन क्या निकल के आती है? अच्छा ये भी बड़ी मज़ेदार है। जब स्केलेटल प्रोडक्ट हम पढ़ लेंगे, इसके रिवीजन क्लास में आएंगे, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। एक यहाँ एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया हमने पी एक्स वाई जेड, इसको इससे जो निकलता है, तो ए पी और ए बी और ए सी तीन वेक्टर्स बन गए। और तीनों वेक्टर्स कैसे हैं? इसी बोर्ड पर है, एक ही प्लेन पर है, कोप्लनर है। तो क्या होगा? इनका स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट कि ए पी ए बी और ए सी इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे, और इसको रिवीजन क्लास में हम लेंगे। अभी तो मैं आपको ये बोलूँगा कि स्केलर प्रोडक्ट 0 है। ए पी का मतलब होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z1 z1। ए सी का मतलब होगा x3 माइनस x1। ये तो दे रखा है आपको फार्मूला, ये फार्मूला। ये तीन पॉइंट्स कैसे? जो नॉन कोलिनियर है, एक पॉइंट्स तीनों एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। 6 का हमने बी लिया है, ए पॉइंट्स हमने एक क्वेश्चन पार्ट ए नहीं लिया, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स कैसे थे? कोलिनियर थे, उनसे प्लेन की इक्वेशन बनेगी नहीं। आपने बना देखिए तो हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा नहीं, उसमें 2 रोज हमारी एक जैसे आ जाएंगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, इक्वेशन बन के आने वाली नहीं है। तो x माइनस x1, तो ये आपका x1, ये y1 z1, x2 y2 z2, तो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0। फिर x2 माइनस x1 फार्मूला आपके पास में ये है, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 0। फिर x3 माइनस x1 तो माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लेन की क्वेश्चन निकल के आ गई। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 y माइनस 1 z इक्वल टू 0। यहाँ क्या बना है आपका 0 1 1 माइनस 3, ये डिटरमिनेंट है 1 और माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर गए तो x माइनस 1 के साथ में आएगा, इसकी उल्टा यहाँ होगी माइनस 1 बड़ा सा माइनस माइनस 1 माइनस y माइनस 1। जेड डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 की उल्टा यहाँ होगी तो 0 बड़ा सा माइनस, 3 की उल्टा यहाँ होगी तो प्लस का 3, और उसके बाद में फिर ये प्लस जेड, दिस माने तो ये 0 माइनस प्लस 3। अच्छा दोनों जगह ऐसे आया तो ये माइनस का 2x प्लस 2, 3 की उल्टा करेंगे तो माइनस का 3y प्लस का 3, और ये 3z इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z 3 और 2 5 माइनस 5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ये 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई है, प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इस प्लेन की इक्वेशन को भी पूछा कि वेक्टर में चेंज कीजिए, तो बड़ा आसान है वेक्टर में चेंज करना। अरे भाई r डॉट और यहाँ एक्स वाई जेड के लिए आई जे के लगा दो कि 2i कैप प्लस 3j माइनस 3k इक्वल टू 5। ये क्या आ गया? r डॉट वेक्टर n इक्वल टू स्केलर d। ये कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते थे। अब देखो आगे देखें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अगर आपका एक प्लेन इस तरह से दे रखा है कि एक प्लेन ऐसे है जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट करता है, y पर b इंटरसेप्ट करता है, z पर c इंटरसेप्ट कट करता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होगी?
x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी इजकल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब हम जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स, आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x। क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 5। तो प्लेन की क्वेश्चन ऐसे दे रखी है, हमेशा प्लेन की क्वेश्चन ऐसी दी जाएगी। इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर में, तो कैसे लिखेंगे, r डॉट 2i प्लस जे माइनस के इजकल टू 5। ये कार्टेशियन में हो गया। वेक्टर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कितना कट करता है, वाई पर कितना इंटरसेप्ट कट करता है, जेड पर कितना कट करता है। इसका प्रूफ दिया हुआ बुक में, बहुत आसान है। बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन प्लेन बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले प्रूफ होते थे, बिल्कुल वैसे ही। क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाना है आपको। तो यहाँ 1 दे रखा है, तो 1 कब आएगा, जब 5 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइडिंग बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x अपॉन 5, y अपॉन 5 और माइनस z अपॉन 5 इजकल टू 5 अपॉन 5। ये कैंसिल हो गया 1। ये हो गया x अपॉन 5/2, y अपॉन 5 माइनस z अपॉन माइनस 5 इजकल टू 1। अब आप देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये a की वैल्यू है 5/2। ये क्या था, x इंटरसेप्ट, b कितना है आपका 5, y इंटरसेप्ट और c इजकल टू है माइनस, अच्छा यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर लिया हमने, -5, z इंटरसेप्ट। तो इस तरह से हुआ। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक लास्ट फॉर्मूला हमारा बचा हुआ है p प्लस लेमडा की इजकल टू 0। अगर आपको 2 प्लेन दे रखे हैं, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होकर जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशंस की बात करनी है, तो ऐसे करेंगे। देखिए जरा, ये अगर एक प्लेन आपके पास में ये दे रखा है, इसको बोलेंगे p इजकल टू 0। p इजकल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को उठा के इधर ले आएंगे, तो -5 इजकल टू 0। तो ये सारी चीज़ क्या है आपकी, p इजकल टू 0। p इजकल टू 0 क्या है, दिस इजकल टू 0। ऐसे बोलेंगे, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है p इजकल टू 0, ये p इजकल टू 0 है, ये q इजकल टू 0 है, और p इजकल टू 0 की इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन आपको ये दिखाई दे रही है। ये लाइन इनकी इंटरसेक्शन लाइन है ये, और इस लाइन से पास होके जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन हमें निकालने को कहा जाएगा। तो तीसरा प्लेन कौन सा है, वो तीसरा प्लेन आपका होगा, वो तीसरा प्लेन है ये वाला, ये प्लेन, ये जो इस तरह से मूव कर रहा है, ये प्लेन आपका क्या है, तीसरा प्लेन है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, p प्लस लेमडा क्यू इजकल टू 0। अब ये तीसरा तो घूमता हुआ प्लेन है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए एक कंडीशन आपको दी जाएगी, एक कंडीशन दी जाएगी। उस कंडीशन से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, p प्लस लेमडा की इक्वल टू 0 उठा के वापस में रख देंगे, इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। p प्लस लेमडा की इक्वल टू 0 आपको ध्यान रखना है। 2 प्लेन दे रखे हैं, अब जैसे हमने देखा था 2 प्लेन है, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये दे रखा है p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0। इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से, इंटरसेक्शन लाइन आपकी ये है, इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ गिवन प्लेन्स इज p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0। पहला प्लेन ये है जिसको हमने p इक्वल टू 0 बोला है। अगर 4 अगर इधर भी होता तो उसको उठा के इधर ले आते, -4 +4 ऐसे करके लिख लेते, और दूसरा q इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू ये देखिए, तो ये 3x माइनस वाई प्लस 2z। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आसान भी हैं। q की वैल्यू है ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका नंबर 3, वो रिक्वायर्ड प्लेन जो हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन समस्या इसमें है लेमडा की वैल्यू, इसको फिक्स करना है। लेमडा की वजह से लेमडा की 1 होगी तो वैल्यू प्लेन यहाँ होगा, लेमडा की वैल्यू 2 है तो यहाँ होगा, 3 है तो यहाँ होगा, 4 है यहाँ होगा। इस तरह से घूमता हुआ प्लेन है ये। अब लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हमें दे रखा है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन पास होता है किससे, एक कंडीशन और दे रखी होगी, 2 to 1 से पास होता है। तो ये प्लेन थर्ड जो दे रखा है आपको, प्लेन थर्ड passes through the point A2 to 1। तो क्या होगा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उठा के रख दीजिए, x की वैल्यू से 2, y की वैल्यू से 2, z की वैल्यू से 1 रख जाएं। तो कितना आएगा, ये 3 × 2 6 -2 +2, z की वैल्यू से 1 रखा है, -4 हम सब्स्टिट्यूट करते चले आ रहे हैं, प्लस लेमडा, x के प्लेस पे क्या रखना है आपको, 2 रखना है ये,
y के प्लेस पर फिर से 2 रखना है, z के प्लेस पर 1 रखना है, -2 = 0। सॉल्व कर जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 - 4 2 प्लस लैम्डा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। इस वैल्यूज को उठा के वापस यहाँ रख जाइए, आपका होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान है ये। तो पुट दिस वैल्यू इन थर्ड में रखें, तो 3x माइनस में है यहाँ पर -y प्लस 2z -4, और लैम्डा के प्लेस पर मैंने वैल्यू निकाली है 2/3, और ये q की वैल्यू थी x + y + z -2 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आसान है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 9x - 3y + 6z -12, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2x -2y -2z और +4 = 0। सॉल्व कर जाओ, 9x - 2x 7x 3y, और ये हो गया -5y 6z -2z +4z -10, तो हो गया -8 = 0। तो आया 7x - 5y + 4z = 8। ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, उस तीसरे प्लेन की इक्वेशन जो इन दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो जाता है, और साथ साथ 2 to 1 से भी पास हो जाता है। यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। कई बार क्वेश्चंस में ये इक्वेशन दे रखे होंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए और कार्टेशियन में सारा काम कीजिए। क्योंकि वेक्टर फॉर्म मुझे दे रखा है बड़ा अजीब सा है, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। कार्टेशियन में आसान है, ध्यान रखना आसान है। p + λ q = 0। p क्या है, पहला वाला कर्व, q क्या है, दूसरा वाला कर्व। और इस तरह से एक कंडीशन दे रखी होगी कि ये तीसरा वाला प्लेन हमारा क्या है, इस पॉइंट से पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9-10 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि तीसरा वाला प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है एक चौथे प्लेन के। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एंगल 90 का बनेगा। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0, ये कंडीशन लगेगी और लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट है, इस साल के लिए डिलीट है, तो इसके चांसेस कम हैं। आता है तो कर लीजिए इसे भी। अब ये होगा, अगर इसको पूछा जाए वेक्टर में, अगर प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो सारा काम कार्टेशियन करना है, लेकिन आंसर देते वक्त में ध्यान रखना है कि आंसर हमें वेक्टर में देना है। तो अगर क्वेश्चन से हमें वेक्टर में पूछा जाएगा तो आंसर भी आपका वेक्टर में आना चाहिए। वेक्टर में चेंज करने के लिए बहुत आसान है, r.7i - 5j + 4k = 8। ये वेक्टर इक्वेशन लिख दिया आपने, ये रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आ गई जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था। अगर इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक क्लास और लेंगे।